बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपकी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा। आज का दिन एक अहमियत का हामिल है। क्यों? 11 सितंबर 2001 का खौफ 102 मिनट से कम वक्त में आश्कार हुआ। उस दिन अमेरिका की जदीद तारीख में होने वाले इन हमलों में लगभग 3000 अफराद हलाक हुए और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इन हमलों के नतीजे में 19 बरस 10 माह 3 हफ्तों और 2 दिनों पर मुहित एक जंग का आगाज हुआ। महकमा दिफा के जो आदादो शुमार हैं इस हवाले से वो ये बताते हैं कि कम से कम 2325 अमरीकी फौजी जो हैं उसमें वो हलाक हुए, लेकिन शहरी कितने हलाक हुए इसके एग्जैक्ट नंबर जो है वो किसी के पास भी नहीं है। तो इसको देखते हुए आज के इस दिन की मुनासिबत से जो हमारा सवाल है अपने पैनलिस्ट से वो यही होगा कि क्या अमेरिका ने 20 साल में जो अहदाफ उसने सेट किए थे आज ही के दिन, क्या वो अहदाफ हासिल हो गए उनको? तारुफ करवाती चलो अपने पैनल का। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं मेरे साथ डिस्कशन में साथ देंगे सैयद शुएबुद्दीन साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। साथ ही तशरीफ रखते हैं फयाज बड़ाई साहब, सर आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तर्जयाकार हामिद खान अल-मशरक़ी साहब, आप भी इस डिस्कशन में हमारे साथ होंगे, आपको भी वेलकम कहती हूँ। शेब साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन की मुनासिबत से? क्या वाकई अहदाफ हासिल हुए हैं अमरीका को? नहीं, सॉरी टू से अमरीका को अहदाफ हासिल नहीं हुए। वाज़ेह अमरीका का सिर्फ यही क्लेम है ना कि हमने अलकायदा ख़त्म कर दी और हमने ये उसामा बिन लादेन को मार दिया। तो भाई ये तो 6-7 साल पहले आप कर चुके थे, हो चुका था बिल्कुल। उसके बाद आप वहाँ क्या कर रहे थे फिर? इसका मतलब है कि आप अब ये बहाना बना रहे हैं। अमेरिका के लिए 9/11 जो है ना, ये उसकी हिस्ट्री में लिखा जाएगा, उसकी तबाही का, एक बड़ी ताकत के तबाह होने का, बर्बादी का आगाज जिस दिन से हुआ। अमेरिका अपने आप को सेकेंड वर्ल्ड वार में ये नाकाबिल शिकस्त समझता रहा, क्योंकि ना जापान, ना रशिया, ना हिटलर, कोई भी उस तक नहीं पहुंच सका। वो वहाँ हर जगह गया लड़ाई लड़ने। अमेरिका अपने आप को एक बिल्कुल अलग थलग समझता था, जहाँ 7 समुद्र पार करके अगर कोई आएगा तो हम उसको रोक लेंगे। ठीक है। अमेरिका का ये नाकाबिल शिकस्त, नाकाबिल तस्खीर होने का जो एक खन्नास था जो उसके दिमाग में कि मैं बिल्कुल नाकाबिल शिकस्त हूँ, वो कुछ सरफिरों ने जिन्होंने अमेरिका में ही तरबियत ली, बिल्कुल तोड़ दिया, साबित कर दिया कि अगर आप कुछ ठान लें तो आप कर सकते हैं। सही। उन लोगों ने अमेरिका में तरबियत ली, 4-4 महीने, 6-6 महीने, 1.5 साल से वो अमेरिका में ही बैठे हुए थे, वो जहाज उड़ाना सीख रहे थे। लेकिन आज भी लोग ये नहीं समझ पाए कि जिन जहाज़ों पे उन्होंने ट्रेनिंग ली, छोटे जहाज़ों पे, उसके बाद ये इतने बड़े जहाज उन्होंने कैसे उड़ा लिए। बिल्कुल सही। और जाके देखें, वो पूरी सही जगह पे टकराए दोनों बिल्डिंग्स के साथ। तीसरा जो है, अगर आप उसको टकराते देखें तो वो ऊपर से नहीं गिरा, वो तकरीबन जमीन पे जैसे टैक्सी कर रहा हो जाके पेंटागन के अंदर घुस गया। यानी कि इतने माहिर लोग थे वो कि उन्होंने अपना टारगेट मिस नहीं किया। और जो चौथा था वो तो खैर हवा में तबाह हो गया, उसके बारे में बड़े क्लेम्स हैं कि जी वो मुसाफिर वहाँ पे लड़ पड़े। एक्चुअली वो 40 मिनट उस एयरपोर्ट पे लेट हो गया था, लिहाजा उसकी परवाज 40 मिनट लेट थी। और कहते हैं कि मुसाफिरों तक ये पता चल गया था कि 2 जहाज जो हैं वो टकरा चुके हैं, ये भी हाईजैक हो गया था, लिहाजा वो वहाँ पे वो लड़ पड़े वहाँ पे। सही, ठीक है। मतलब बड़ा क्लियर है कि वो चंद सरफिरे थे, जिसके बाद सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आया। पाकिस्तान के अंदर से खालिद शेख प्लस मुख्तलिफ लोग पकड़े जाते रहे, बिल्कुल अभी तक उनके केस चल रहे हैं। ये मेरा अब सिर्फ ये कहना है कि अमेरिका को सिर्फ चंद लोगों ने दुनिया को दिखा दिया कि अमेरिका को हम हिट कर सकते हैं, ठीक है, अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रशिया का कोई मिसाइल नहीं उड़ा, ये क्यूबा नहीं था कि जहां से मिसाइल उड़ के जाके अमेरिका पे गिर जाते हैं। क्यूबा वाला वो वक्त भी गुजर गया, रशिया का वो वक्त भी गुजर गया, बिल्कुल सही। अमेरिका बचा रहा, लेकिन अमेरिका ने और उसके इत्तेहादियों ने
एक नई इस्लामोफोबिया तैयार किया हुआ है रशिया के बाद। बिल्कुल सही। आजकल वो ये कहते हैं कि अब दुनिया को खतरा इस्लाम से है। बिल्कुल। और ये डर तो उन्हें शुरू से है ना। बिल्कुल कि ये लोग जिन्होंने हिट किया वो सारे अरबी थे, पाकिस्तानी नहीं थे। ठीक हो गया। अरबी नजाद थे लेकिन मुसलमान थे। ठीक हो गया। बिल्कुल। लिहाजा कुछ चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अफगानिस्तान में जो उन्होंने अटैक किया, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहां तबाह किया, वहां भी मुसलमानों पर ठीक हो गया। आपका जवाब भी आ गया। फयाज भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? शुएब साहब तो कहते हैं अहदाफ हासिल नहीं हुए जो वो हासिल करना चाह रहे थे। हमारा शुएब साहब ने जिस तरह प्लानिंग बताई है ना अमेरिकन तैयारों को टकराने की, मेरे ख्याल में जिन्होंने ये टकराए हैं उनको भी शायद इतनी प्लानिंग का पता नहीं जितनी लगता है कि बिल्कुल उनका मैंने तो टकराते देखा है। उनके बड़ा करीब थे। आपके सवाल के जवाब में मैं इतना कहूँगा कि जहाँ तक अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू अगर उनको देखा जाए तो वो तो कहते हैं कि हमने अपने अहदाफ पूरे किए, हासिल किया सब कुछ जो कुछ हमने सोचा था जिस मकसद के लिए आए थे। देखिए जब वहाँ 9/11 का अटैक हुआ तो ये अमेरिका के लिए कोई मामूली बात नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया के लिए गैर मामूली बात थी। एक सुपर पावर के साथ जो वाक़या हुआ ऐसा ही है। वो किसने किया, क्यों किया, बहुत सारी कहानियाँ सामने आई, बहुत सारी कहानियाँ अभी छुपी हुई हैं, पता नहीं कहानी वो सामने आती भी है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें उसमें जो जितना सोचता है लेकिन अब कहा जा रहा है कि उस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया गया। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि क्या वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हमने जब ये अहदाफ मुकर्रर किया कि वो लोग जो इस वाक़े में मुलव्वस हैं उनको सज़ा देनी है और उनको किसी किस्म की रायत नहीं देनी। ठीक है। इस मकसद के लिए उन्होंने अफगानिस्तान से रब्ता किया, उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला भी किया, बज़ाहिर उन्होंने कामयाबी भी हासिल कर ली है, तालिबान की हुकूमत को भी ख़त्म कर दिया और अल्टीमेटली उन्होंने जो ओसामा बिन लादेन थे उनको भी अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। ठीक है। अपने उन्होंने अहदाफ हासिल कर ली, लेकिन अपने अहदाफ हासिल करने के बाद उन्होंने अपने इक़्तिदार को तूल दिया, किसी और सोच में पड़ गए, अपनी हुक्मरानी अपने घमंड में आ गए। और फिर सही कहा जो बाइडेन ने कि जो हुक्मरान थे जो अब गलतियाँ करते गए, तूल कर बढ़ाते गए, तो उसकी वजह से वो जो उनके अहदाफ उन्होंने हासिल कर लिए थे बकौल उनके, वो नेगेटिव चले गए और लगा कि वो कामयाबी हासिल नहीं कि वो अहदाफ तक नहीं पहुँचे क्योंकि उन्होंने लूज़ करना शुरू कर दिया। और फिर 20 साल में देखा जब ओसामा बिन लादेन को उन्होंने मार दिया, सही कहा शुएब साहब ने कि उनके लिए एक अच्छा था फेस शेमिंग कि वो वापस चले जाते कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिया है। ऐसा ही है। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने जो भी फैसले किए वो उसका उनको नुकसान होता रहा और आज वो जिस अंजाम को पहुँचे और आज जो दुनिया, आज उनके इत्तेहादी भी कह रहे हैं खुद कि जी उन्होंने अपने अहदाफ हासिल नहीं करे और उन्हें भागना पड़ा। और पूरी दुनिया में ये बात तस्लीम की जा रही है कि अमेरिकन जो हैं वो अपने अहदाफ में नाकाम रहे हैं। कुछ चीज़ें उनके मुताबिक हासिल की लेकिन उन्होंने ओवरऑल नाकामी देखी। मशरकी साहब क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी हमने देखा कि जब ये ऑपरेशन खत्म हुआ वहाँ पर तो सदर जो बाइडेन की तरफ से भी ये बात कही गई कि हमने तो अपने अहदाफ भी हासिल कर लिए थे जब ओसामा बिन लादेन को हम लोगों ने जो है वो ख़त्म किया था। तो फिर ये क्या था, इतना अरसा वहाँ पर मौजूद रहे, क्या कुछ और अहदाफ थे वो हासिल नहीं कर सके? बहुत शुक्रिया सुमेरा। मैं आपको एक बात कहूँ, बहसीत माहिर तस्वीराती अमूर और स्ट्रेटजिक अफेयर, मैं समझता हूँ कि हम जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो इंसिडेंट है ना, मैं समझता हूँ कि उससे पहले को अगर देखें तो दरअसल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अमेरिका ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया। ठीक हो गया। हकीकत तो ये है कि 3000 लोगों के मतलब जान जाने का हमें भी दुख है, बहसीत इंसान हम पूरे दुखी हैं, लेकिन अमेरिका को कोई हक नहीं पहुंचता था कि उन 3000 जानों का बदला हज़ारों लाखों अफगानियों की जान से लेता, 80,000 पाकिस्तानियों की जान से लेता और उसके बाद जो 20 लाख इराक में मारे हैं सिविलियन उनसे लेता। यानी दरअसल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को एक ऐसा टूल बना लिया गया जिसके तहत अमेरिका ने अपने सारे खुफिया अहदाफ हासिल किए। आप जहन में रखें कि दो तरह के अहदाफ होते हैं, एक छुपे हुए सीक्रेट टारगेट्स और सीक्रेट जो होती हैं अचीवमेंट्स, और एक होती हैं जो नजर आने वाली। अमेरिका ने क्या अहदाफ हासिल किए मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका अफगानिस्तान में आके बैठ गया जिस तरह वो चाहता था कि चाइना, पाकिस्तान, ईरान सबके ऊपर आके बैठ जाए। अमेरिका ने क्या किया कि उसके साथ साथ
इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में फैला दिया। ऐसा ही। दुनिया के अंदर इस्लाम के बारे में इतनी नफरत, इतनी जो है वो एंटी इस्लामिक सेंटिमेंट्स बना दिए, लोगों के जज्बात बना दिए कि मुसलमानों के लिए बहसियत मुसलमान अपनी आइडेंटिटी रखना मुश्किल हो गया यूरोप में और अमेरिका में और दूसरे ममालिक में। सही। उसके बाद क्या हुआ, आप उसका नतीजा देखें कि 2004-06 के बाद से पूरी दुनिया में जो एंटी मुस्लिम एक्सट्रीम गवर्नमेंट्स हैं वो ताकत में आना शुरू हो गई। इंडिया में मोदी क्यों ताकत में आया? शिद्दत पसंद तंजीम के हवाले से, आरएसएस के हवाले से। ऑस्ट्रिया में राइट विंग जमात पावर में आ गई, फ्रांस में मैक्रोन जैसे लोग पावर में आ गए, इवन इंग्लैंड में टोरी पार्टी इतने सालों से है, ये राइट विंग है। और उसके बाद आप आखिरी मिसाल देखें तो ट्रंप जैसा वाइट सुपरमैसिस्ट, यानी ऐसा शख्स पावर में आता है जो इंतहाई रेसिज्म पे यकीन रखता है। गोया के अगर अमेरिका के अहदाफ देखे जाएं, जिसके अंदर इस्लाम को अंडरमाइन करना उसने पूरा कर लिया, जिसके अंदर 10 से 15 साल तक पूरे खित्ते के अंदर एक सुपर पावर बन के बैठ जाना वो भी उसने पूरा कर लिया, जिसके अंदर चाइना और दूसरे ममालिक देखें, चाइना की अगर सी पैक को देखें और वन बेल्ट वन रूट को देखें तो ये 2016-17 में कंप्लीशन के प्रोजेक्ट थे। वन बेल्ट वन रूट हुआ ही नहीं इनिशिएट क्योंकि वो रास्ता रुका हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही हुआ क्या, मैं ये समझता हूँ कि अंग्रेजी का एक मुहावरा है, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। एक बंदा तो अपने काम करता है, एक अल्लाह की हिकमत होती है। अल्लाह ताला ने जब वो इसकी ताकत का सूरज गरूब करना था तो फिर अमेरिका की दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी वाले कपड़ों से लेकर बूटों से लेकर एक फटी चप्पल वाले तालिबान से अल्लाह ने उनको शिकस्त दिलवाई। तालिबान की फतह पर कोई डाउट नहीं, अमेरिका की शिकस्त से कोई इनकार नहीं, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका ने अपने अहदाफ हासिल कर लिए। आइंदा आने वाला वक्त जो है वो नेचुरली उसकी ताकत खत्म हो रही है, ताकत अमेरिका से उठकर मशरिक में आ रही है, यानी चाइना की तरफ आ रही है। ये वर्ल्ड सुपर पावर्स का एक ट्रैवल होता है जो मैं सारी दुनिया को समझाता हूँ कि पहले यूरोप में थी सुपर पावर, बरतानिया के पास थी, फिर अमेरिका के पास आई, अब चाइना की तरफ आ रही है। और ये एक 100 साल का टेन्योर होता है सुपर पावर्स का। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज अ नेचुरल ट्रैवल ऑफ सुपर पावर्स। अमेरिका ने अपने अहदाफ काफी हद तक हासिल किए, लेकिन अल्लाह ने उसको शर्मिंदगी और जिल्लत से भी दो चार किया। मेरा एक छोटी सी चीज रह गई, मेरा ख्याल था शायद मेरे दोनों साथी उस बारे में बात कर लेंगे, वो ज़हन से निकला हुआ था। अमेरिका का एक टारगेट एमन अल ज़वाहिरी थे, वो 70 साला बाबा जिसके सर पे $25 मिलियन का इनाम है। किधर है अमेरिका का टारगेट, किधर है वो? बिल्कुल सही। उसामा बिन लादेन से ज्यादा अहम भी वो था, वो उनकी तमाम कमांड करता था। किधर गया वो बाबा? अमेरिका का टारगेट किधर है आज? सही कह, अमेरिका क्यों नाकाम है उसको पकड़ने में? ठीक हो गया, बिल्कुल सही। आपने तो पहले ही कहा है कि अहदाफ हासिल नहीं होगी, ये इसमें ऐड ऑन हो गया। अगला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। गुज़िश्ता रोज हमने डिस्कस किया कि आजम सवाती ने या फिर हुकूमती जो अफराद थे, हुकूमती नुमाइंदगान थे, उनकी तरफ से जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए गए, जो सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई, वो काबिल मजम्मत है या नहीं है? तो हमारे सारे जो मेहमान उनकी तरफ से यही कहा गया था कि बिल्कुल काबिल मजम्मत है, क्योंकि अल्फाज उन्होंने ऐसे इस्तेमाल किए थे। अब उसका जो आगे का सिनेरियो है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो आजम सवाती का सेनेट इलेक्शन में, सेनेट इजलास में इलेक्शन कमीशन को खरी खरी सुनाना, उसके ऊपर फिर ऑपोजिशन का रद्द अमल, ऑपोजिशन की मजम्मत, और फिर इस तमाम सूरत हाल के ऊपर अब हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने पीर के रोज एक इजलास तलब कर लिया है। तो जो हमारा सवाल है इसको लेकर वो यही है कि क्या इलेक्शन कमीशन हुकूमती दबाव में आ जाएगा? शिव साहब क्या कहते हैं? जाहिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की एक्सेप्टेंस भी है, उसके अंदर दीगर मामलात भी हैं और जो इल्ज़ाम तराशी की गई है वो भी है, क्या दबाव में आ जाएगा? देखें, मैंने कल भी एक बात कही थी कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये सारी चढ़ाई उस शख्स की वजह से है जो इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान है, यानी सुल्तान सिकंदर राजा। बिल्कुल, वो अपने रिश्तों की वजह से, मुस्लिम लीग नून से अपने ताल्लुक की वजह से, सईद मेहदी का दामाद होने की वजह से टारगेट पे हैं। उन्होंने क्या किया है, क्या चीज नहीं मानी है, कुछ चीजें अभी तक सामने आई नहीं है। कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। कोई भी हुकूमत इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, आई नहीं होता है ना, उसको टारगेट कर रही है। इसको टारगेट करने के लिए उनको हटाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं आप इस्तीफा दें,
हटाना चाह रहे हैं तो फिर इनको किसी ना किसी कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, बिल्कुल सही, कोई सबूत भी पेश करने पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी कल बड़ा संजीदा खेल रही थी, बड़े समझदार हैं मुस्तफा साहब, उन्होंने कहा जी हमारे खिलाफ बताएं हमने क्या पैसे दिए हैं। वो इल्जाम उन पे है ही नहीं, वो तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून पे है। बिल्कुल सही कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब मुस्लिम लीग नून के फ्रंटमैन के तौर पे खेल रहे हैं। कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर माजी में भी कभी नहीं बच सका। बिल्कुल सही, जितने मर्जी आप नाम ले लें, सबके ऊपर हर इलेक्शन के बाद इल्जाम, इतने बड़े बड़े लिस्टें लगती रही हैं कि ये इलेक्शन में ये खराबियां आई हैं। तो फिर जिम्मेदार कौन होता है? बिल्कुल चीफ साहब होते हैं। Obviously. आज अगर पीटीआई की हुकूमत की नाकामियां अफरात ज़र के महंगाई के हवाले से हैं या कुछ और भी हैं, तो वो इमरान खान जिम्मेदार कहलाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही, सूबे का बुजदार या मुराद अली शाह या महमूद खान जिम्मेदार नहीं करार पाते। ठीक हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आएगा दबाव में, प्रेशराइज। इलेक्शन कमीशन अपनी पूरी कोशिश करेगा। बात यह है, ये देखना कि चीफ के साथ कितने बंदे खड़े होते हैं। 2 सूबों में मेंबर इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। ठीक है, 2 सूबों के यानी कि 5 रुकनी जो उनका होता है पूरा, वो 5 रुकनी बैठ के फैसला करते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। इस वक्त 2 मेंबर नहीं है। वो 2 मेंबर जो बनने हैं तो वो अपोजिशन लीडर और वजीर आजम ने मिलके बनाने हैं। इसके ऊपर बातचीत चल रही थी। ठीक है। मौजूदा हालात में मुझे नहीं समझ आ रहा कि शहबाज शरीफ साहब इतने कंफर्टेबल होंगे कि नए बंदे अपॉइंट करें। Obviously, इसका मतलब है ये आपका क्या इस वक्त ख्याल वहाँ पे है? 3 बंदे हैं, अधूरी काबीना है वहाँ ठीक पे। है, ठीक है, ठीक है। ये इशू बहरहाल मुझे सुप्रीम कोर्ट जाता नजर आ रहा है। इससे नीचे ये काम नहीं रुकेगा, ये इशू बढ़ेगा, ठीक है, आप आगे जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर इसके ऊपर कितना खड़े होते हैं, जो इल्जाम लगे हैं उसके हवाले से क्या बात करते हैं, ये तो जब तक उनका बयान सामने नहीं आता वो बात। लेकिन हालात क्या प्रेडिक्ट करते हैं? हालात उनके लिए मुश्किल है, मुश्किल है, उनके लिए मुश्किल है, दबाव में आ सकता है। उनको इल्जाम ही बहुत बड़ा लगा हुआ है ना। ठीक है। वो इल्जाम साबित करना हुकूमत का काम है। ठीक हो गया, लेकिन उनके बुजुर्गों ने इल्जाम लगा दिया है। अब जो नैब का कानून है उसमें तो यही होता है कि जिस पे इल्जाम लगाया है वो साबित करे। लेकिन यहाँ हुकूमत ने साबित करना है कि बताओ जी ये तुमने इल्जाम लगाया, ये सही है गलत है। ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे फयाज साहब आप? शुमारा ये बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त ये जो हमारे मुल्क में जो सियासी सूरत नज़र आ रही है, आप जानती हैं कि इलेक्शन का कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, इलेक्शन आने वाला है 1.5 साल तक। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो मुल्क का बुनियादी मसला है वो शफाफ इलेक्शन है। आप जानती हैं कि जब भी इलेक्शन हुए हैं, हमारी तारीख है पाकिस्तान की, जब भी इलेक्शन हुए हैं तो जो हारा है उसने हमेशा कहा कि उसके साथ धांधली हुई है। और उसके बाद फिर आप जानते हैं कि खान साहब ने कितने बड़े धरने किए और सियासत कहाँ, और उसके नतीजे में जो धरने हुए हैं, जिस तरह मुल्क की सियासत मुश्किलात से गुजरी है, तो ये एक अच्छा मौका था, अच्छा मौका है। जब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो तमाम सियासी जमातें सूझबूझ के साथ अपनी ज़ाती सोच से बालातर होकर कोई फैसला करती, कोई इस्लाहात करती, जामे इस्लाहात करती, ताकि इस मसले पर काबू पाया जा सकता। और जो भी हुकूमत की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हवाले से सजेशन आई थी उसको भी तरीके से पेश किया जाता, और जो इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात किए हैं उनको तकनीकी बुनियादों पर हल किया जाता। तो कल मैं समझता हूँ कि जो उनका बिहेवियर था हुकूमती अरकान का, वो भी गैर शायस्ता था और बिल्कुल गैर कानूनी किस्म का था। और फिर आप देखती हैं कि किस तरह इलेक्शन कमीशन के लोग बजाय इसके कि उनकी तजावीज़ सुनी जाती वो उठकर चले। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी तरह भी हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो पहले ही मुश्किलात का शिकार रही है, जो नाम की डेमोक्रेसी है, तो उसमें इलेक्शन ही बुनियाद होते हैं। तो इलेक्शन के हवाले से अगर हमारे सियासी लीडर और हुकूमत इतने संजीदा हैं तो फिर इस कौम का क्या बनेगा और हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। मौजूदा हालात में कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 बजे की है शाम को फवाद चौधरी साहब ने, और उन्होंने कह दिया है कि जनाब ये तो अपोजिशन का अंगार बन चुका है इलेक्शन में। अब तो मतलब है किस तरह की फायरिंग हुई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शाम तक हुकूमत के मौक़िफ़ में थोड़ी सी नरमी आ जाएगी, हालात में सुलझाव होगा, लेकिन हुकूमत ने बिल्कुल अब फ्रंट पर आकर खेलना शुरू कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन वाले भी जो हैं वो भी अपने दफ्तर में बैठकर ये सोच रहे होंगे ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्या देखा जा रहा है। तो वो भी ज़ाहिर कायनी इदारा है और उसके सरबराह हैं। ये जो बात बार बार कहते हैं जो नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं, नवाज शरीफ से तल्लक वाले हैं, लेकिन जब भी कोई बंदा
किसी आईनी इदारे का सरबराह बन जाता है। जी जी, ये उससे पहले सोचने वाले की बात है। जब इन्होंने बनाया था कि इसकी एफिलिएशन देखे ये क्या है, यही बात कल फैज साहब ने की थी, वो उस वक्त सोचते, अब बना दिया है एक चीज बनाकर फिर ये तलाश करना कि ये किसका रिश्तेदार है, क्यों रिश्तेदार है, तो मैं समझता हूँ ये इंतहाई बच्चों वाली बात है और इदारों को कमजोर करने वाली बात है। ठीक हो गया। तो मुझे जो बिहेवियर लग रहा है, जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जिस तरह का उनका रिस्पांस आ रहा है, वो झुकने वाले नहीं है और वो झुकेंगे भी नहीं, वो मुकाबला करेंगे। और हुकूमत ठीक है कहती है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती होती है, पार्लियामेंट को हक है कि वो जो क्या करे, लेकिन इदारों की भी कुछ हकूक होते हैं। और मुझे इस वक्त जो सूरत नजर आ रही है कि वो जो इलेक्शन कमीशन के सरबराह हैं वो इस पे स्टैंड जरूर लेंगे। ठीक हो गया, फाइट करेंगे, स्टैंड लेंगे। गुफ्तगू से एक जुमला याद आया कि कुछ तो है हुकूमत के पास, इतना ब्लंट जाके खेल रहे हैं फ्रंट फुट पे, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज गुस्से में उन्होंने कह नहीं, दिया हो कि आग लगा दो इस इदारे को। ISI किसी ने कुछ ना कुछ दिया। सर जी बगैर किसी चीज के इतना बड़े लग तक कोई नहीं चला। लेकिन आप देखते हैं कि इनके वज़रा के मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलती है कि बाद में उनको खुद ही डिफेंड करना पड़ता है, वो चाहे उनके पास सबूत हो या ना हो। बार बार रिपीटेशन नहीं होती ना, ऐवान सदर में हुई, वहां पर कायमा कमेटी में हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई, रिपीट हो रही है। अब उसको नरमी, जैसे उन्होंने कहा कि नरमी में आ सकते थे लेकिन वो नहीं आए, क्या कहेंगे आमिद साहब? मैं ये कहूँगा कि सुमेरा, वो जो सारा झगड़ा है ना वो है EVM का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और मुझे अपोजिशन पर और इलेक्शन कमीशन दोनों पर थोड़ा सा तरस आ रहा है। अच्छा। उसकी वजह सुने, वजह ये है कि देखें, हमें अगर हम इसको न्यूट्रल होकर देखें ना, तो कानून और आइन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि आप नेशनल असेंबली में सिंपल मेजॉरिटी से और जब सेनेट में सिंपल मेजॉरिटी से इसको एज ए अमेंडमेंट ले आएंगे तो आप इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। हमने देखा कि FATF का बिल अपोजिशन चीखती रहेगी, जो कुछ करती रहेगी, वो पास हो गया। हमने देखा कि चेयरमैन सेनेट, कोई गिनती नहीं बनती थी कि कैसे बनेगा, बन गया जो हुकूमत ने चाहा। हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है कि वो EVM भी इम्प्लीमेंट करवा लेगी और अपोजिशन को एक बार फिर इस मामले में शिकस्त होगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर भी पाकिस्तान की तारीख में, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 97 का से 99 का दौर ले लें, ठीक है, या बीबी का 88 का आना ले लें, जहाँ पर भी ओवर कॉन्फिडेंस आया है, ओवर कॉन्फिडेंस हुए हैं वजीर आजम, वहाँ पर वो मार खा गए हैं। ठीक है। यही गलती मुझे डर लग रहा है कि PTI की गवर्नमेंट अब कर रही है। ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि जी हर सूरत हम EVM इम्प्लीमेंट करवा लेंगे, डंडे के जोर पे करा लेंगे। देखें, इसके अंदर पाकिस्तान में जब अदालत और आइन के मुकन्ना के साथ अदलिया का भी पूरा रोल है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब बात यह है कि मुकन्ना का हर एक्शन जो है दैट कैन बी चैलेंज इन अवर कोर्ट। ठीक हो गया। ठीक है। होना क्या है इसका, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि ये मामला मुझे सुप्रीम कोर्ट जाता नजर आ रहा है। ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, अपने मुफादात के टकराव की, कि उनकी रिश्तेदारी है, तो वो जो है वो बात बहुत पुरानी हो गई। आपने उनको इतना टेन्योर दे दी, उन्होंने हर चीज़ कर ली। मुझे लग रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अभी अपने उस पे स्टांस पे खड़े रहेंगे। ठीक है। अभी चीफ और इलेक्शन कमीशन के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, मेरी इतलात के मुताबिक पंजाब के भी और वो जो हैं सिंध से, वो दोनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ खड़े हैं। ठीक है। इस हवाले से जो 37 उन्होंने एतराजात लगाए हैं EVM के ऊपर, वो ऐसे नहीं लगाए गए। सही। ठीक हो गया। इस सारी सूरत हाल को अगर आप गौर से देखें तो दो चीजें वाजे होती हैं। एक ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाबी में कहते हैं पक्के पैरी खड़े हैं। अच्छा। और दूसरी चीज ये वाजे होती है कि हुकूमत किसी बहुत बड़े ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है। अगर इस सूरत हाल को आप समझ लें तो ये सूरत हाल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाती है। जस्टिस गुलजार जो हैं वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। फिर अगेन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस आयशा नहीं बन सकी सुप्रीम कोर्ट की जज, जस्टिस काजी फायज ईसा के ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हुकूमत का, जिसको अंग्रेजी में हम टिल्ट कहते हैं, उसके जज कम हैं। इसलिए हुकूमत को होशमंदी से काम लेना होगा, मामले को अफाम और तफहीम से हल करना होगा, वरना ये मामला बिगड़ते बिगड़ते किसी और तरफ जा सकता है। ठीक हो गया। अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, आज की तारीख जो है वो इसलिए भी अहमियत की हामिल है क्योंकि फादर ऑफ नेशन
मोहतरम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का आज यौम वफ़ात है। आप 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए और 11 सितंबर 1948 को आपने वफ़ात पाई। जिनकी लगातार मेहनत, कोशिश, जिद्दोजहद और पैशन की वजह से एक ख्वाब पाकिस्तान शर्मिंदा ताबीर हुआ जो इस्लाम के नाम पर बना। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जिन मकासद को लेकर पाकिस्तान उस वक्त बनाया गया था और आज जो हालात हैं, आज जो सूरत हाल है, हमारा सवाल आज के दिन पर यह है कि क्या कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह आज के पाकिस्तान से खुश होते? शुएब साहब, पाकिस्तान से खुश क्यों? आज की सूरत हाल की बात क्यों कर रही हैं? आज तक की सूरत हाल नहीं, मैं तो पिछले 72 साल की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ जो कायद-ए-आज़म खुश होते? क्या कायद-ए-आज़म इस मुल्क में मार्शल लॉ चाहते थे? क्या कायद-ए-आज़म इस मुल्क के अंदर चोर और करप्ट सियासतदान चाहते थे? क्या वो ऐसे लोग चाहते थे जो इस मुल्क को लूट के खा जाएं और अपने असासे मुल्क से बाहर बनाएं? बिल्कुल नहीं। क्या दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि सियासतदान की पूरी औलाद पाकिस्तान से बाहर बैठी हो और एंजॉय कर रही हो, और पाकिस्तान की डबल वजीर आजम पाकिस्तान के बच्चे डुअल नेशनलिटी पे बैठे हों? एग्जैक्टली। ये कहाँ है? मुझे वो मुल्क दिखाएं, वो जमहूरियत दिखाएं जहां पर के किसी लीडर के बच्चे अमेरिकन नेशनलिटी में बैठे हैं। ये अफगानिस्तान में होता है जहाँ पे अफगान सफ़ीर की बेटी जो है वो जाके जर्मनी में सियासी पनाह लेती है, ठीक है, लेकिन वो बेचारी सियासी पनाह लेती है, वो पैसे लेके जाके वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी खरीद के अपना नहीं काम करती। एग्जैक्टली। तो हमारे यहाँ तो बदकिस्मती है कि चाहे पीपल्स पार्टी थी, चाहे मुस्लिम लीग नून है, अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे मुस्लिम लीग काफ है, सॉरी उनके भी हैं। ये इल्ज़ाम तो इमरान खान पे भी था कि उनका फ्लैट है, बहरहाल उन्होंने उसको साबित किया सुप्रीम कोर्ट में कि मैंने वो क्रिकेट खेल के बनाया, मैं उनकी सफाई नहीं पेश करना। लेकिन उनके बच्चों की जो वीडियो वायरल हुई आपने देखा है, जो ताज़ा आई है जिसमें वो ऊबर में सफर कर रहा है, ट्रेन में जा रहा है, बहरहाल वो अपनी जगह है, वो कोई गरीब का बच्चा नहीं है, वो जमाइमा की औलाद है और जमाइमा इज अ बिलियनर, जमाइमा इज अ बिलियनर। वहाँ पे मेजॉरिटी लोग जो हैं वो गाड़ी लेके घर से नहीं निकलते क्योंकि वहाँ पे नहीं, आप सेंट्रल लंदन में जाएं तो वहाँ पे फी पर आवर 50 पाउंड भी देने पड़ते हैं आपको पार्किंग के। आप तसव्वुर नहीं कर सकती पार्किंग कितनी महंगी है। exactly. इसलिए मेजॉरिटी जो है वो बाहर खड़ी करती है गाड़ी, ठीक हो गया, वहां तक जाती है मेट्रो में और वहां से फिर अपने पैदल जाती हैं। ठीक 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 ठीक। तो वो अलग चीज है। लेकिन बदकिस्मती कायद-ए-आज़म को इस मुल्क में कौन सी चीज ऐसी नजर आ रही है जिस पे वो खुश हों? तबाही, बर्बादी। ये लोग, ये अवाम, मुझे तो बताएं, पिछले मुझे अपनी जवानी बचपन याद है कि पाकिस्तान में एक मुहिम चला करती थी, आबादी कंट्रोल करो। जी बिल्कुल। आज हम 22 करोड़ पे आ गए हैं, आपको कोई आबादी कंट्रोल करो की मुहिम नजर आ रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो अंधे हुए हैं, अभी ये उस मुहिम के हम अपनी आबादी को बढ़ाए जा रहे हैं। इस मुल्क के अंदर जमीनें कम होती जा रही हैं, कहाँ से खाएंगे? बाहर से मंगा के नहीं चलेगा ये मुल्क इस तरीके से। फयाज साहब क्या कहना चाहेंगे? खुश होते आज कायद-ए-आज़म? सिर्फ कल के वाक़े में अगर वो मौजूद होते और वो देखते कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जो इक़्तिदार में बैठे हैं उनका क्या रवैया है, जो अपोजिशन में उनका क्या रवैया है, जो किसी इदारे के आईनी इदारे के सरबराह हैं उनकी थिंकिंग क्या है, तो सारे मामला आपकी बात में समझ आ जाता। तो मेरा खुशकिस्मती है हमारे इस खित्ते के मुसलमानों की, जनूबी एशिया की, कि हमें कायद-ए-आज़म जैसा इंसान मिला। बिल्कुल। कितना अजीम शान रहनुमा, उजले किरदार का बंदा, और जो चीज़ों को समझता था, चीज़ों को देखता था, उन पर फैसले करता था, और अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई में हमें ये वतन अजीज़ दिया। 70 साल की तारीख में, आप कल के वाक़े करने शुएब साहब ने बिल्कुल सही कहा है, 70 साल की जितने भी हमारी पॉलिटिकल चीज़ें, हमारी गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, इवन हमारे जो आम बंदे का बिहेव है, बिल्कुल कायद-ए-आज़म कितना खुश होते हैं। कायद-ए-आज़म तो इस मकसद के लिए पाकिस्तान तो नहीं बनाया था, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म ना सिर्फ यह है कि खुश तो उन्होंने क्या होना था, अच्छा खासा इनसे नाराज़ होते हैं कि ये इस पर्पज़ के लिए हमने दुनिया में एक मुसलमानों के लिए खिता बनाया था। हमारी 70 साल की जो तारीख़ है, हमने मिनहाजुल कौम कायद की उस सोच के साथ हमने इस मुल्क को कितना आगे बढ़ाया है, ऊपर वाले बंदे से लेकर, स्पेशल बंदे से लेकर,
साहिब इक़्तिदार से लेकर जो साहिब इल्म है उनको भी ले लें, साहिब अकल को भी ले लें, और जो आम बंदा है उसको भी ले लें। हम सब लोगों ने इस मुल्क में कितना कंट्रीब्यूशन किया है। हर बंदा, हर अफसर, हर चीज़ मुफादात के तहत चल रही है। और कोई भी इदारा, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि हमारे सियासतदान ही मुजरम हैं या हमारे जो गवर्नमेंट के बड़े लोग हैं वो भी मुजरम हैं। पूरी कौम ने, किसी बंदे ने भी हक अदारी किया। हाँ, उन लोगों का कसूर ज़्यादा है, मेरे साथ ये एग्री करेंगे मशरकी साहब कि जिनका ये मकसद था या जिनकी ये ज़िम्मे था कि इस मुल्क को अच्छा सिस्टम दें। लीडरों को हम इसलिए ज़्यादा कोसते हैं कि उनको मौका मिलता है कौम की रहनुमाई करने का, उनको मौका मिलता है कौम के लिए पॉलिसियाँ बनाने का और उनको इम्प्लीमेंट करने का, इसलिए हम उनको ज़्यादा इल्ज़ाम देते हैं। तो मजमूई तौर पर मैं समझूंगा कि कायद यकीनन इस सूरत से खुश ना होते बल्कि इनको डांट डपट भी करते जितना उनका इख्तियार में होता। तो मैं समझता हूँ कि इसी सिनारियों में हमें सोचना चाहिए कि जब भी हम कायद का दिन आए, उनका यौम पैदाइश हो, उनकी वफ़ात का दिन हो, तो हमें ये सोचना चाहिए कि कायद हम आपको खुश रख सकें कि नहीं, ताकि इस माशरे की, इस मुल्क के लिए जहाँ जहाँ की कंट्रीब्यूशन कर सकता है वो ज़रूर करें। ठीक होगा। क्या कहना चाहेंगे मशरकी साहब आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो जो है एक नज़्म का जो मिसरा है कि ए कायद तेरा है एहसान, एहसान है एहसान, एहसान है एहसान, तो हम उस एहसान को तो किसी सूरत भी चुका नहीं सकते। पाकिस्तान जैसा एहसान हम पे कायद आज़म ने किया अल्लाह की रहमत से। बात यह है कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि कायद आज़म के अपने अल्फाज थे कि मेरी दाएं जेब में भी खोटे सिक्के हैं और मेरी बाएं जेब में भी खोटे सिक्के हैं। कायद आज़म खुद ये बात जान चुके थे अपने ज़िंदगी के आखिरी अयाम में कि उनके करीब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मकासद और थे, और बदकिस्मती ये हुई कि उसी के बाद वो फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम चलता रहा और नस्लों की नस्लें उसी तरह मुल्क पर हुक्मरानी करती रही। बिल्कुल ऐसे। मैं आपको बताऊं, इसीलिए 1948 में अल्लामा मशरकी ने ना एक बात कही, उन्होंने कहा कि एक्चुअली पाकिस्तान बनने के साथ साथ यहाँ चेंज ऑफ मास्टर्स हुआ है सिर्फ, बिल्कुल, यानी सफ़ेद गोरे हुक्मरानों से हम ब्राउन हुक्मरानों के अंडर फंस गए हैं। और ये तारीख़ की वो ऐसी बात है जो हमें आज तक नज़र आती है, चाहे वो जजेस की शक्ल में हो, जर्नल्स की शक्ल में हो, ब्यूरोक्रेसी की शक्ल में हो या सियासतदानों की शक्ल में हो। सही। हर एक ने, आपने देखा पहले 22 ख़ानदान मुल्क पे हुक्मरानी करते रहे, आज 50-60 ख़ानदान होंगे। ख़ानदानों की हुकूमत है। पाकिस्तान के अवाम की हुकूमत तो कभी आई नहीं। और कायदे आज़म की रूह को हम हर अंदाज से, मैं कहता हूँ, हम बदकिस्मती से हम तकलीफ़ पहुँचाते हैं। उस हमने हर अंदाज से, हमने 1971 में बांग्लादेश बनाकर कायदे आज़म की रूह को कितनी तकलीफ़ पहुंचाई होगी, हमने फातिमा जिन्ना का इलेक्शन जिस तरह हुआ उस पर कितनी उनको तकलीफ़ पहुंचाई होगी। हकीकत की बात है, हमने जिस तरह मुल्क के अंदर जमहूरियत के नाम के ऊपर मौरूसी सियासत और इजारादारी कायम की गई, क्या कायदे आज़म ऐसी जमहूरियत के हामी थे? किसी सूरत भी नहीं। बात इतनी सी है कि हम बहसीयत कौम, मैं, आप, फयाज साहब, शेब साहब, हम सब कायद से शर्मिंदा हैं और हम सब कायद के मुजरिम हैं। उसकी वजह यह है कि हम हैं जो अपने इन सियासतदानों को इतना सर पे चढ़ाते हैं, हम हैं जो करप्शन करने वालों को गिरेबान से नहीं पकड़ पाए। सही। अब वक्त आ गया है, मैं ये कहूँगा कि इसका मदावा करना होगा, कौम को अपने सियासी पॉलिटिकल कॉन्शियस यानी सियासी शऊर का सबूत देना होगा, क्योंकि वाहिद हल तो सिस्टम की बहाली है, डेमोक्रेसी के अंदर से हल निकलेगा। कायदे आज़म डेमोक्रेसी के हक में थे, लेकिन वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि पीपल ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये ऐसी ही गवर्नमेंट होगी तो काम चलेगा। और मेरा ख्याल ये है कि हम बिल्कुल कायदे आज़म के पाकिस्तान नहीं बन सका, लेकिन मेरा ईमान ये है कि क्योंकि पाकिस्तान किसी बड़े मकसद के लिए बना है, अल्लाह इसको इसकी मंजिल तक पहुँचाएगा और इसको इंशाल्लाह इसकी मंजिल ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। और उसके लिए हम सबको अपना अपना रोल जो है वो प्ले करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। एक सतर मैं हमेशा की तरह बीच में अड़ जाता हूं। नहीं सर प्लीज। कायदे आज़म ने इस मुल्क के लिए अपनी जान दी है। सही कह रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि उन्हें पता था कि वो टीबी के मरीज हैं, उन्होंने वो छुपाया और लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि काश के मुझे पता होता कि इसने मर जाना है तो मैं पाकिस्तान और इस बात का कायदे आज़म को पता, और उन्होंने अपना इलाज नहीं कराया, छुपाया उस बीमारी को। एक किताब लिखी गई जिसका टाइटल था द वर्ल्ड्स मोस्ट
हिडन सीक्रेट, वो कैसे दुनिया का सबसे बड़ा राज, पॉलिटिकल हिडन सीक्रेट, एंड दैट वाज द इलनेस ऑफ कायदे आज़म। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का। सैयद शोएबुद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, फयाज बड़ाई साहब डिस्कशन के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया, डिस्कशन में हामिद खान अल-मशरिकी साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।